अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। आज हमारा शो बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा शो होने वाला है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है दांत। जब आप किसी के सामने बैठते हैं और बात करते हैं, आप अच्छी सी स्माइल पास करते हैं और आपके चमचमाते खूबसूरत दांत जब नज़र आते हैं तो क्या कहते हैं कि चार चांद लग जाते हैं आपकी मुस्कुराहट को। तो आप समझ चुके होंगे कि आज हमारे साथ जो है वो डेंटिस्ट मौजूद हैं। तो आज हम थोड़ा सा ना, क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें सुनी सुनाई चीज़ों पे अमल करके हम समझते हैं शायद ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, पर अपने डॉक्टर के पास हम नहीं जाते, हम उनसे नहीं बात करते। हम लोगों से जो हमारी एक रूटीन बनी हुई है कि हम जो बाहर के, हम खुद जो डॉक्टर बन जाते हैं, हम उन चीज़ों पे ज़्यादा यकीन करते हैं, ना कि हम डॉक्टर के पास जाएँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से जो आज का हमारा हेल्थ 21 है उस पर हम जो है डॉक्टर साहब को बुलाएं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साकिब मिन्हास, उनको आज मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये बात मैंने कितनी फ़ीसद बिल्कुल ठीक की है कि हम खुद डॉक्टर हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और सारे इलाज खुद सोचते हैं और फैसले भी खुद कर लेते हैं। जी, हमारे यहाँ तो ये बहुत कॉमन है कि हम सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं और इसके अलावा हम हर चीज़ का ख्याल और हल अपने पास रखते हैं। किसी भी चीज़ की सही अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आप उसके एक्सपर्ट से रुजू करेंगे, उससे मशवरा लेंगे। आपके घर में छोटा से छोटा भी मसला हो जाए ना, पानी का नल ही क्यों नहीं खराब हो जाए, लेकिन उसको आप नहीं ठीक कर सकते, उसके लिए प्लम्बर चाहिए होता है और उसका मशवरा भी चाहिए आपको। उसी तरीके से अगर आपको घर बनाना है तो आपको एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, सही प्लानर की ज़रूरत है। दांतों के बारे में कई बार हम भी ये देखते और सोचते हैं और पेशेंट्स आते हैं और हमें उनकी बात को बगौर सुनना होता है, ये समझने के लिए कि दरअसल वो दरहकीकत चाहते क्या हैं। तो बात यहीं से अमूमन शुरू होती है कि डॉक्टर साहब, मैं ये सोचता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये लगता है और ये होना चाहिए। ये बात हमारे यहाँ काफ़ी हद तक दुरुस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ कभी कभी सोचती हूँ और बहुत हैरान हो जाती हूँ कि कुछ लोगों के बहुत जल्दी दांत जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये अगर सवाल करूं कि दांत क्यों अहम है तो वो मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि दांत अहम इसलिए कि आप खूबसूरत भी नज़र आते हैं, फिर आपको अपनी जो भी फूड ले रहे हैं उसके लिए भी दांत बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए दांत तो लाजमी एक चीज़ है ना। मतलब दांत नहीं है तो फिर आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना भी आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है, दांतों की तो बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है ना। देखिए, 3 अहम चीज़ों के लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दांतों की अहमियत है। एक, एस्थेटिक्स, लुक्स। आपकी चेहरे पे सबसे पहले अगर कहीं नजर पड़ेगी तो मुस्कुराहट पे पड़ेगी, दांतों पे पड़ेगी, तो एस्थेटिक्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे, खाना खाने के लिए, मैस्टिकेशन के लिए, खाना चबाने के लिए आपको दांतों की ज़रूरत है। और तीसरी एक बहुत अहम चीज़ वो है जी, ब्लैंक हो गया। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुझे एक चीज़ बताएं कि दांत क्यों ऐसा है कि उम्र के किसी हिस्से में आपके दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं? क्यों ये आखिर वक्त तक हमारे साथ नहीं रहते? कौन सी चीज़ों की कमी आ जाती है? देखें, बाल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप दुनिया में हैं आपके साथ रहते हैं, नेल्स हैं वो आपके साथ रहते हैं, पलकें हैं वो आपके साथ रहती हैं, सूंघने का, सुनने का, जुबान का, सारी चीज़ों का सिलसिला आपके साथ आखिरी वक्त तक रहता है, अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। ये दांत ऐसी चीज़ क्यों है कि उम्र के किसी हिस्से में आपसे दूर हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है? कौन सी चीज़ों की कमी हो जाती है? ये कौन सी गलतियाँ हम करते हैं? दांत जिस्म के सबसे मजबूत स्ट्रक्चर का नाम है। हड्डी से भी ज़्यादा ठोस और मजबूत स्ट्रक्चर जो है ना वो दांत है। दांत अल्लाह ताला ने आपको फॉर लाइफ दिए हैं, लेकिन इसमें 2 खास वजूहत हो सकती हैं। या तो कोई आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, ग्रोथ रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से दांत जल्दी खराब हो जाएं, या आपने उनका सही से ख्याल नहीं रखा है। हम डेंटिस्ट की मशवरा देते हैं और ये मुरव्वजा तरीके हैं जिनके ज़रिए आप अपने दांतों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उनको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। जिसमें से एक चीज, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से सारी सर्फेसेस को ब्रश करना। फिर हम ये मशवरा देते हैं कि कुछ भी खाएं पिएं तो अच्छे तरीके से कुली करें। अगर एज के मतलब साथ खाने के बाद कुली जरूर करनी लाज़मी है। बिल्कुल। इफ यू आर एट होम और एट योर ऑफिस, आप ये कोशिश करें
देखिए हमारा दीन कितना अच्छा है ना, कितना खूबसूरत है बिल्कुल। कि आप अगर नहीं भी करते और अगर आप नमाज को ही कायम रखते हैं तो आप नमाज के लिए वजू करेंगे तो उससे ही जो है आपके दांतों की हाँ। सेहत बहाल हो जाएगी। बिल्कुल। हर चीज को अगर हम सोचें तो दीन में भी इतनी सारी चीजें जो मुंसलिक हैं। कई लोग सवाल ये करते हैं कि ब्रशिंग से बात आ जाती है कि मिसवाक कितनी अहम है। मिसवाक भी बहुत अहम है, लेकिन एज अ डेंटिस्ट एंड फॉर एन अंडरस्टैंडिंग मैं ये मशवरा देता हूँ कि मिसवाक भी इस्तेमाल कीजिए अगर आप नमाज के लिए वजू के साथ एज अ सुन्नत भी उसको इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत अहम ये कि आप ब्रशिंग को भी ना छोड़ें ताकि ये दोनों चीज़ें ऑगमेंट होके अच्छे नताइज दें। ओल्डर एजेस के साथ एक जो प्रॉब्लम बढ़ता है वो मसूड़े और हड्डी का आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाते हैं, गम्स और बोन रिसीड करते हैं, जिसके बाइस दांतों के मसूड़ों के दरमियान खाना और ग़िज़ा फंसने लगती है। तो इसके साथ टूथपिक को अवॉइड करना चाहिए और फ्लॉस के जरिए फ्लॉसिंग या खलाल करना चाहिए। इससे भी जो फंसा हुआ खाना या ज़र्रात हैं वो निकल जाएंगे। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि क्यों ओल्ड एज में दांत चले जाते हैं। कई बार हम देखते ही हैं कि पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है या शुगर होती है, इसकी वजह से हो जाता है। और शुगर के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर अनकंट्रोल्ड हो तो ये दांतों को डायरेक्टली नहीं, दांतों के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जो कि हड्डी और जो कि गम्स हैं उनको खराब करती है। जैसे जैसे ये हड्डी और मसूड़े खराब होते हैं वैसे वैसे दांत अपनी जगह पे ढीले ढाले होते हैं और हम देखते हैं कि दांतों में कोई कैविटीज भी नहीं है। और अगर इसमें डिले होती है शुगर की कंट्रोल में भी और खराबी में भी बढ़ावा हो जाता है तो हमें इवेंचुअली ये दांत निकालने पड़ते हैं। अच्छा। तो यू आर वेरी राइट कि दांत इस तरह भी खराब हो सकते हैं और दांत खराब होने की एक अहम वजह हाइजीन को मेंटेन ना करना है, सफाई को मेंटेन ना करना है। अगर आप अच्छे से सफाई रखें, खलाल करें, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं टीवी पे भी, कमर्शियल्स में भी टूथपेस्ट के और चीज़ों के टार्टर टार्टर टार्टर। ये टार्टर क्या चीज़ है? देखिए हम जो भी खाना खाते हैं ये हमारे दांतों के ऊपर तह बना लेता है या दांतों के दरमियान जहां उसको जगह खला मिलती है वो वहां जाके फंस जाता है। अगर 48 घंटे तक इसको साफ ना किया जाए तो ये खाना, ये गलाजत जिसको हम प्लाक कहते हैं, ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। हम जिस चीज को कैलकुलस कहते हैं यही वो चीज है कि ये टार्टरी पत्थर की तरह स्ट्रांग हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि आप ब्रश करेंगे ये साफ हो जाए, इसको सफाई करके एक स्पेशलिस्ट ही अब निकाल सकता है। इसके लिए बाकायदा क्लीनिंग की जरूरत है जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। तो पेशेंट्स को या लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रशिंग टाइमली करें, उसके बाद भी कुछ ऐसे ज़र्रात होंगे जो आपकी पहुंच से दूर होंगे और उसकी सफाई के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाके क्लीनिंग या स्केलिंग का प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ तो ये जो टूथपिक होती है जिसके बारे में आपने कहा कि ये किसी की आदत होती है, मतलब कि अगर खाना उन्होंने खाया है तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या दांतों को कोई फर्क पड़ता है कि जब आप दांतों को हिलाते रहें और जड़ से हिलाते रहें, क्योंकि ये भी एक आदत होती है ना कि आपने ये करना है और नहीं भी करना तो फिर भी आपने करना है, तो ये भी क्या दांतों को नुकसान दे सकती है? जी बिल्कुल, गैर जरूरी तौर पे किसी भी चीज का एक्सेस ना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप ब्रशिंग भी बहुत ज्यादा करें वो भी नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप टूथपिक भी अननेसेसरी करें और बहुत ज्यादा आपकी आदत बन जाए तो ये भी आपके दांत और मसूड़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ENT में मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने कभी बात की यार ये कॉटन बड का कुछ लोग बहुत यूज करते हैं ना, तो व्हाट डू यू रेकमेंड? तो वो कहते हैं एल्बो से अपनी कोहनी से कान साफ करें। इसका मतलब ना करें। उसी तरीके से मैं ये एडवाइस करूंगा कि टूथपिक का इस्तेमाल ना करें। टूथपिक कैन बी मोर ट्रॉमेटिक और वो ऊपर मौजूद जर्म्स को और नीचे डिपॉजिट करा देती है। फ्लॉस करें, धागा या खलाल, आजकल 2-in-1 वाले भी मिलते हैं जिसमें एक तरफ टूथपिक और दूसरी तरफ फ्लॉस लगी होती है, या सिर्फ डोरी या टेप मिलती है, उसको इस्तेमाल कर लें। अभी इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, वाटर फ्लॉस मिलती है। वो एक खास किस्म की डिवाइस होती है, उसमें पानी भर जाता है और उसके आगे एक ट्यूब सी होती है, वो दांतों के करीब लाके प्रेशर से पिचकारी मारती है, तो उसको वाटर फ्लॉस कहते हैं। तो जिन लोगों को उस खलाल करने में भी दिक्कत होती है वो अपनी आसानी के लिए वाटर फ्लॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे आपने मसवाक का, उसे घर में एक चीज़ कहा जाता है जिसे दंदासा शायद कहते हैं, ठीक है?
और इसी के साथ अगर ब्रश भी हम करते हैं, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कितना स्लो करना चाहिए, कितने प्रेशर से करना चाहिए, कितने मिनट के लिए आप दांतों के साथ खेल सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को मसवाक 1-1 घंटा करते हुए देखा है, जहां मेरे हाल से हमें ये तो पता है कि हमें अपने ब्रश करना है, हमें ये नहीं पता कि किस तरह से करना है। ये अगर थोड़ा सा बता। देखिए, I'll come back to that point कि excess of anything is evil। किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह हो सकती है, वो भले खाना हो ना या पानी हो, इसको भी अगर आप गैर ज़रूरी तौर पे या ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत के लिए मुज़र है। मिसवाक में आम तौर पे जो मैंने नोटिस किया है कि अक्सर व बेशतर लोग उसको दांतों के दरमियान रख के चबाते रहते हैं और उनसे पूछने की कोशिश और समझने की कोशिश की कि ये क्या तरीक़ेकार है, तो वो ये कहते हैं और समझाते हैं कि हम उसके जो ब्रश बनाते हैं उसको भी सॉफ्टन इट, दिस इज द टेक्निक टू सॉफ्टन इट। दुनिया में ज़माने कदीम से लेके आज तक मुख्तलिफ तरीके हैं ना, इसमें से दंदासा भी एक तरीका, मेरे ख्याल में दरख्त की छाड़ से ये हासिल होती है और इसके ज़रिए जितना सॉफ्ट ब्रश हो उतना इस्तेमाल करें और उसकी ड्यूरेशन को काउंट करें और अपना ध्यान रखें, फोकस करें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं और उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनको लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, वो ज़्यादा कॉन्शियसली ब्रश करते हैं ताकि उनके दांतों के स्टेन्स रिमूव हो। ऐसा करने के लिए, क्योंकि हर रोज़ तो वो डेंटिस्ट के पास जाके सफाई नहीं करवा सकते, ऐसा करने के लिए वो हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ब्रश अगर ज़्यादा देर के लिए दिन में बार बार इस्तेमाल किया जाए, 2-3 दफ़ा से ज़्यादा, 2-3 मिनट हर बार से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो ये दांतों को अब्रेड कर सकता है, घिस सकता है, जिसकी वजह से दांतों की गम लाइन के पास, सर्वाइकल या दांतों की नेक के पास, गर्दन के पास सर्वाइकल अब्रेशंस हो जाती हैं, गर्दन घिसने लगती है दांतों की, और उसका हल भी फिर फिलिंग होता है। या ऐसी अगर उसमें भी बरवक्त डेंटिस्ट से रुजू ना किया जाए तो कई बार रूट कैनाल के प्रोसीजर पे या दांत निकालने तक पहुंचना पड़ता है। तो माय रिकमेंडेशन इज कि आप सॉफ्ट या मीडियम ब्रश यूज करें, और अगर आपको दांतों पे एब्रेशन हो रही है तो उसको टाइमली चेंज करें। अब सवाल ये बनता है कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे दांत अपरेट कर रहे हैं? तो दुनिया में मुरवजा तरीका ये है कि हर 3 महीने के बाद जाके एक डेंटिस्ट को चेकअप कराएं। बिल्कुल। चलिए, आप ये भी पाकिस्तानी स्टैंडर्ड में अगर हम कहते हैं कि हर 6 महीने के बाद जाके दांतों की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कि दांतों की सफाई कराएं। इफ यू कांट गो एंड इफ यू कांट डू दिस, साल में 6 महीने में एक दफा तो जाएं, कम से कम चेक कराएं या दांतों की सफाई कराएं। अहम बात यह है कि जब खाना दांतों के दरमियान फंसा रहेगा, रुका रहेगा, वो वैसे ही गला सड़ेगा जैसे आपके किचन के डस्टबिन में कचरा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जानते हैं कि हमारे घरों में हम कितनी साफ सुथरा जो चीज़ होती है, या उसके छिलके वगैरह ही होते हैं, या पत्ती होती है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, डब्बे होंगे इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के आजकल, जो कि हम डस्टबिन में फेंकते हैं, और उसकी में से बाकी चीज़ों को हम बना के इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं। या ये खाना अगर फ्रिज में भी देर तक पड़ा रहेगा तो ये गले सड़ेगा, या टेबल भी पड़ा रहेगा या किसी किचन में कहीं पर रुका रहेगा तो ये भी गले सड़ेगा। क्या ये खाना दांतों के दरमियान मौजूद रहेगा तो ये गलेगा सड़ेगा? नहीं। जब ये गलेगा सड़ेगा तो इस अमल में बैक्टीरियाज जो वहाँ पे मौजूद हैं इस खाने में दाखिल होंगे, इस ग़िज़ा में दाखिल होंगे, जो कि इसको अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और दांतों में अपना फुजला, अपने टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे, जो कि एसिडिक पीएच क्रिएट करता है। और यही एसिडिक पीएच हर वक्त वहाँ रहने की वजह से दांत खोखला होता है, नरम होता है और कोई सख्त फोर्स लगने पे टूट फूट का शिकार होता है। यही वो अमल है जिसके ज़रिए से कैविटीज़ बनती हैं। सो वी हैव टू टेक मेजर्स, हमें वो एहतियात करनी है खुद भी और डेंटिस्ट के पास जाके भी, और रुजू करते रहना। अच्छे लोग बहुत सारे, अच्छे डेंटिस्ट बहुत सारे, म्यारी भी हैं और अफोर्डेबल भी होंगे। यू मस्ट गो टू देम एंड सीक एडवाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करूंगी जिसके साथ मैं 2-3 बातें कहूंगी, फिर आपने 2-3 का मुझे ज़रूर बताना है। एक चीज़ तो ये है कि अक्ल दाढ़ का बड़ा सुना जाता है कि अक्ल दाढ़, और हम लोग, हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और है कि वो जब आती है तो अक्ल आ जाती है। खैर ये एक मजाक की बात है, और वाकई अक्ल आती है, क्योंकि जितनी तकलीफ होती है अक्ल आ जाती है। सबसे पहली चीज़ है कि वो बहुत पीछे होती है। जी।
या वो जब अकल दाढ़ आती है, एक तो उसका आने का बहुत एक लंबा तवील अरसा होता है कि वो जब तक पूरी बाहर आती है आपको तकलीफ बहुत शदीद होती है। वो अकल दाढ़ जब आती है उसकी सफाई किस तरह से रखें, उस अकल दाढ़ को रखना चाहिए या उस अकल दाढ़ को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पीछे होती है और आप उसकी सफाई भी ठीक नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को उस अकल दाढ़ की वजह से जबड़े में तकलीफ होती है, इन्फेक्शन होता है, जो उनको वो दाढ़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो आप क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को जिन लोगों की अकल दाढ़ आ रही है या आ चुकी है? अच्छा, ऐसे है कि हमारी जितनी भी दाढ़ें हैं ना, इनकी अलग अलग एजेस हैं आने की। जैसे हम दूध के दांत आते हैं 6 महीने से लेके 3 पौने 3 साल की उम्र तक। उसके बाद पक्के दांत आना शुरू होते हैं 6 साल से 12 साल की उम्र तक। 6 साल में सबसे पहले पहली दाढ़ें आती हैं, फर्स्ट मोलर्स आते हैं चारों, मुंह के चारों साइडों पे, चारों कोनों पे, ऊपर भी और नीचे भी फर्स्ट मोलर्स आते हैं। इनको हम कहते हैं 6 ईयर मोलर्स। इसके कुछ अरसे के बाद 12 साल की उम्र में सेकंड मोलर्स आते हैं, इनका दूसरा नाम है 12 ईयर मोलर्स। और फिर कुछ अरसे के बाद आधी दुनिया के लोगों में आते हैं और आधी दुनिया के लोगों में नहीं आते, इनको कहते हैं अकल दाढ़, और वो आते हैं 18 साल की उम्र। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा अकल दाढ़ कितनी होती है? हाँ, अच्छा, आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट। अच्छा, जो अकल दाढ़ है उसको अकल दाढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको 18 साल की उम्र में या लगभग आना चाहिए। और 18 साल से हम बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, हम इसको बालिग होने की उम्र भी समझते हैं, हम इसको समझदार होने की भी उम्र समझते हैं, तो इसकी बाइस इसको अकल दाढ़ कहा जाता है। कुछ जगहों पे कुछ किताबों में इसको अकब दाढ़ भी कहा जाता है कि ये बहुत पीछे वाला दांत होता है। लेकिन हर किसी में अकल दाढ़ आती भी नहीं है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो बड़ा नहीं हुआ या उसको अकल नहीं है। ठीक है। तो अकल दाढ़ जिन लोगों में आती है, अगर सीधी आ जाती है तो अक्सर और बेशतर वो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देती। लेकिन अगर जबड़े में जगह कम होने के बायस अकल दाढ़ को जगह ना मिल रही हो, या वो गाल की तरफ एंगल ज्यादा हो, या टिल्टेड हो कि उसमें ग़िज़ा फंस रही हो, या खुद उसको जगह नहीं मिल रही और वो आगे पड़ोस वाले दांत पे प्रेशर लगा रहा हो, या ग़िज़ा को फंसने की जगह दे रहा हो, तो ऐसी सूरत में बहुत जल्दी इमीडिएटली ये डिसीजन लेना चाहिए कि विजडम टूथ को या अकल दाढ़ को निकाल दिया जाए, वरना वो अपने आप को तो खराब करेगा ही, इन्फेक्शन, दर्द, तकलीफ का सबब तो बनेगा ही, लेकिन पड़ोस में जो अच्छा सेहतमंद दांत मौजूद है उसको भी खराब कर देगा। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 और हमारी एक छोटी सी कोशिश जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से हेल्थ 21 में हम हर हफ्ते जुमरात और जुम्मा आपके सामने होते हैं, किसी भी टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। इसी तरह हमारा शो देखते रहें, पसंद करते रहें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।